कमांडो इमरान गरेटा के घर में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद गरेटा भी आ गई। वो मकान में दाखिल होने के बाद अपनी मम्मी को कुछ कह रही थी। उसकी आवाज इमरान को सुनाई दे रही थी। फिर वो उसके पास कमरे में आ गई, कहने लगी, बस ये हमारा छोटा सा मकान है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम डाक बंगले में रात बसर करो। तुम्हें भूख जरूर लगी होगी, मुझे भी भूख लगी है। बस थोड़ी देर में खाना पककर तैयार हो जाएगा। खाना उन्होंने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाया। गरेटा की मम्मी ने बड़ी मजेदार मछली तैयार की थी। 7 सफेद चावल और सलाद था। एक स्वीट डिश भी थी। खाने के बाद गरेटा इमरान के कमरे में आ गई, कहने लगी, एक ट्रेन मुंह अंधेरे गंज बसौदा से बंबई को जाती है। दूसरी ट्रेन दिन के 11 बजे चलती है। ये दूसरी ट्रेन पैसेंजर है। तुम्हें जो ट्रेन मुनासिब लगे उस पर चले जाना। सत्तार सेठ को मेरी तरफ से सलाम कहना। मैंने खत पढ़ लिया है, उसके बारे में तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं समझती। इमरान ने कहा, मैं इस बारे में कुछ पूछना भी नहीं चाहता। बाकी मैं मुंह अंधेरे वाली ट्रेन ही पकड़ूंगा। उसका सही टाइम क्या है? गरेटा ने कहा, वो सुबह 4:15 बजे यहाँ पहुंचती है और सिर्फ 5-7 मिनट के लिए ही ठहरती है। इमरान ने कहा, मैं सुबह 3:30 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या रास्ते में मुझे कोई सवारी मिल जाएगी? गरेटा ने कहा, यहाँ से गंज बसौदा का स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है, मगर तुम्हें चौक में से कोई न कोई टैक्सी मिल जाएगी। सुबह सुबह डाक बंगले की तरफ भी ऑटो रिक्शा और टैक्सियां वगैरह आ जाती हैं कि किसी मुसाफिर ने सुबह की गाड़ी पकड़नी हो तो। मैं तुम्हें सुबह रुखसत न कर सकूंगी। तुम जाती दफा मुलाजिमा को बता देना, वो दरवाजे के पास ही सोती है। रात को इमरान ठीक तरह से न सो सका, इस ख्याल से कि उसने सुबह सुबह उठना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसकी नींद खुल जाती। जब उसकी घड़ी ने रात के 3:15 बजाए, वो कमरे से निकलकर मकान के दरवाजे के पास आया। वहाँ एक चारपाई पर बूढ़ी मुलाजिमा सो रही थी। उसने मुलाजिमा को जगाकर कहा, बीबी मैं जा रहा हूँ, मकान का दरवाजा बंद कर लेना। और इमरान गरेटा के मकान से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। चौक में उसे टैक्सी मिल गई जिसने उसे स्टेशन पहुंचा दिया। अभी सुबह नहीं हुई थी। आसमान पर उजाला नमूदार हो रहा था। स्टेशन पर मुसाफिरों का काफी रश था। रश को देखकर इमरान को इत्मीनान हुआ। वो मुसाफिरों में घुसकर एक तरफ बैठ गया। गाड़ी आई तो दूसरे मुसाफिरों के साथ वो भी सवार हो गया। टिकट उसने जाते ही ले लिया था। ट्रेन देखते देखते स्टेशन और गंज बसौदा के शहर से निकल गई। बड़ी तेज रफ्तार ट्रेन थी। उसने दूसरे दिन रात के 9 बजे के करीब बंबई पहुंचा दिया। स्टेशन से इमरान ने सत्तार सेठ को फोन किया। उसने मुख्तसर अल्फाज में कहा, रेस्ट हाउस पहुंच जाओ। इमरान ऑटो रिक्शा लेकर सत्तार सेठ के रेस्ट हाउस में आ गया। यहाँ उसके कुछ कपड़े एक अलमारी में पड़े थे। इमरान ने आते ही गुस्ल किया और कपड़े तब्दील किए। इतने में सत्तार सेठ का फोन आ गया। उन्होंने कहा, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। इमरान ने पूछा, जिब्रान कहाँ है? यहाँ रेस्ट हाउस में तो नहीं है। सत्तार सेठ ने कहा, मैं आकर बताता हूँ, और उन्होंने फोन बंद कर दिया। इमरान को जिब्रान के बारे में कुछ तशवीश हुई कि वो कहाँ गायब हो गया है। 10-15 मिनट के बाद सत्तार सेठ भी आ गया। उसने आते ही पूछा, मेरा लिफाफा गरेटा को पहुंचा दिया था? वो बोला, बिल्कुल पहुंचा दिया था। गरेटा ने आपको सलाम कहा था। मैं रात उसके मकान पर ही रहा हूँ। सुबह की ट्रेन पकड़कर बंबई पहुंचा हूँ। सत्तार सेठ बोला, अब मुझे इत्मीनान हो गया है। इमरान ने कहा, ये बताइए कि जिब्रान कहाँ चला गया? सत्तार सेठ कहने लगा, बात यह है कि कारगिल पर लड़ाई तेज हो गई है। वहां से मुझे पैगाम मिला था कि इमरान और जिब्रान को फौरी तौर पर यहाँ भेज दिया जाए। मैंने जिब्रान को तो रवाना कर दिया है, वो आज सुबह ही गया है। अब ऐसा करो कि तुम भी सुबह रवाना हो जाओ। इमरान ने कहा, जिब्रान को अकेले नहीं जाना चाहिए था, उसे मेरा इंतजार करना चाहिए था। सत्तार सेठ ने कहा, कारगिल में जंग की शिद्दत का सुनकर जिब्रान से नहीं रहा गया। कहने लगा, इमरान बाद में आ जाएगा, मुझे अभी जाना होगा, तो मैं उसे कैसे रोक सकता था? इमरान ने कहा, चलो ठीक है, खुदा करे वो खैरियत के साथ श्रीनगर पहुंच जाए। इमरान ने सत्तार सेठ को ये बिल्कुल न बताया कि गरेटा के डाक बंगले में उसकी मुलाकात सतपड़ा के मशहूर डाकू तोरखान से बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई थी। उसकी जरूरत नहीं थी। रात सत्तार सेठ के रेस्ट हाउस में बसर करने के बाद अगले रोज सुबह सुबह इमरान श्रीनगर की तरफ रवाना हो गया। उसके पास सिवाय 250-300 रुपयों के और कुछ नहीं था। न कोई पिस्तौल, न कोई कमांडो चाकू, बस वो पतलून कमीज जैकेट में ही सफर कर रहा था। इमरान बड़ी बेखौफी के साथ अब दुश्मन के मुल्क में सफर करता था। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि एक अरसा गुजरा, कभी किसी इंटेलिजेंस के आदमी ने उसका पीछा नहीं किया था, कभी उसका इत्तेफाक नहीं हुआ था। इमरान और जिब्रान को जहां जाना होता था वहां पहुंच जाते। कुदरती तौर पर वो CID के ताक़ुब से बेनियाज हो गए थे और ऐसे सफर करते थे जैसे वो भारत के ही बाशिंदे हों। सिर्फ बड़े शहरों के लारी अड्डे या रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वो जरूर मोहतात हो जाते, वो भी सिर्फ उस वक्त तक के लिए जब तक कि वो स्टेशन या लारी अड्डे से बाहर नहीं निकलते थे। वो इस हकीकत से बेखबर थे कि जब से भारत ने कारगिल की पहाड़ियों में गोलाबारी शुरू की थी, मुजाहिदीन भारतीय फौज की गोलाबारी का डट कर मुकाबला कर रहे थे और भारत सरकार ने भारत के हर शहर में CID को अलर्ट कर दिया था।
शुमाली भारत के हर बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर इंटेलिजेंस के आदमी मक्खियों की तरह भिन भिनाते फिर रहे थे। कमांडो इमरान को मालूम ही नहीं था कि बंबई स्टेशन ही से सेंट्रल इंटेलिजेंस के 4 आदमी उस ट्रेन में सवार हो गए थे जिस ट्रेन पर इमरान सफर कर रहा था। इमरान ने बंबई से अमृतसर तक इंटर क्लास का टिकट लिया था। वो इंटर क्लास के डिब्बे में बैठा था। उस डिब्बे में भी काफी रश था। इत्तेफाक से इंटेलिजेंस का एक आदमी इमरान वाले डिब्बे में भी सवार हो गया। इमरान को उसकी खबर नहीं थी। इमरान ने सफर में ज्यादा मोहतात रहना छोड़ दिया था। वो बिल्कुल किसी भारतीय बाशिंदे की तरह बेखौफी से सफर करता, सिर्फ बड़े स्टेशन पर मोहतात हो जाता। इंटेलिजेंस का जो आदमी इमरान के डिब्बे में सवार था वो दरमियानी उम्र का बड़ी मिस्कीन सूरत वाला हिंदू लाला था और शक्ल ही से बीमार और दरमांदा सा लगता था। उसने खद्दर का कुर्ता और पाजामा पहन रखा था। ऊपर एक पुरानी वॉस्कट थी। आंखों पर नजर का चश्मा लगा हुआ था। हाथ में प्लास्टिक का थैला था जो उसने अपने घुटनों पर रखा हुआ था और देहाती आदमी की तरह डिब्बे में बैठी सवारियों को मुंह उठाकर कभी कभी देख लेता। लेकिन हकीकत में उसकी अय्यार और तजुर्बाकार नजरें बड़े गौर से एक एक मुसाफिर का जायजा ले रही थी। उसकी निगाहें मुसाफिरों के चेहरों का जायजा लेते हुए डिब्बे के कोने वाली सीट पर बैठे इमरान के चेहरे पर आकर रुक गई। इंटेलिजेंस के आदमी की तजुर्बाकार नजरों ने उसे बता दिया था कि ये आदमी मशकूक है। ये उसे कैसे पता चला इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। बस ये उस शख्स का 20-25 साला चेहरा शनासी का तजुर्बा था। उस वक्त इमरान खिड़की में से बाहर दिख रहा था। खिड़की के बाहर अंधेरा था। ट्रेन किसी जंगल में से गुजर रही थी। इंटेलिजेंस के आदमी ने बड़े गौर से इमरान के चेहरे को देखने के बाद मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसे इमरान में एक ऐसी बात दिखाई दी थी जो डिब्बे के दूसरे किसी मुसाफिर में नहीं थी। वो क्या बात थी उसे इंटेलिजेंस का आदमी ही समझ सकता था। इस मुशाहिदे में उसकी जिंदगी का तवील तजुर्बा कार फरमा था। इमरान को बिल्कुल खबर नहीं थी कि वो उसी डिब्बे में सफर करने वाले इंटेलिजेंस के आदमी की नजरों में आ गया है। ट्रेन शोर मचाती, सीटी बजाती, वीरान और तारीक अंधेरे जंगलों में से गुजर रही थी। अभी रात का पहला पहर ही था। यही कोई 7-7:30 का टाइम होगा। कोई बड़ा शहर आ रहा था। ट्रेन की रफ्तार हल्की हो रही थी। ये बुरहानपुर का शहर था जो अब बहुत बड़े जंक्शन की शक्ल इख्तियार कर चुका था। यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनें भी काफी देर तक रुकती थी। जैसे ही ट्रेन बुरहानपुर के स्टेशन पर रुकी, इंटेलिजेंस वाला अधेड़ उम्र मिस्कीन सूरत आदमी डिब्बे से उतर गया। डिब्बे से बाहर निकलने के बाद वो सीधा स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर खड़े पुलिस कांस्टेबल के पास जाकर उससे बड़े खुफिया अंदाज में बातें करने लगा। उस पुलिस वाले के कान में कुछ खुसर फुसर करके इंटेलिजेंस का आदमी बाहर चला गया। पुलिस कांस्टेबल फौरन सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में घुस गया। बाहर निकला तो उसके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर और 3 सिपाही थे। ये सीधे उस डिब्बे की तरफ बढ़े जिसमें इमरान कोने वाली सीट पर आने वाली मुसीबत से बिल्कुल बेखबर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। जैसे ही उसने पुलिस की पूरी गार्ड को डिब्बे में दाखिल होते देखा, उसके दिल ने धड़ककर उसे आने वाले खतरे से खबरदार कर दिया, मगर अब देर हो चुकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर सीधा इमरान के पास आकर खड़ा हो गया। उसने इमरान से पूछा, कहाँ जा रहे हो बाबू? इमरान ने इतनी देर में अपने आप को संभाल लिया था। उसने आम मुसाफिरों की तरह बेनियाजी से कहा, अमृतसर जा रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? इमरान ने जवाब दिया, बंबई से आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने सवाल किया, अमृतसर किसके पास जाओगे? इमरान ने कहा, वहाँ काम की तलाश में अपने एक दोस्त शांति सरोप के पास जा रहा हूँ, जिसकी हॉल बाजार में अंग्रेजी दवाइयों की दुकान है। कमांडो इमरान अब पूरी तरह से होशियार हो गया था और इंस्पेक्टर के हर सवाल का जवाब बगैर किसी घबराहट के दे रहा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ इमरान से गलती हो गई। उसने अपने आप को मुसलमान जाहिर करने की बजाय अपने आप को हिंदू जाहिर कर दिया और कहा, मेरा नाम जगदीश है, बंबई में अपने अंकल के पास रहता हूँ। उनकी लमिंगटन रोड पर किताबों की दुकान है। लेकिन इंटेलिजेंस वाले ने पुलिस कांस्टेबल को बता दिया था कि ये आदमी मुश्तबा है और उसको ट्रेन से उतारकर पूछगिछ करनी बहुत जरूरी है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के आदमियों को इन हंगामी हालात में बड़े इख्तियारात मिले हुए थे और वो जिस शख्स को चाहते थे उसे पूछगिछ के लिए पुलिस के हवाले कर देते। उनके हुक्म को पुलिस टाल नहीं सकती थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने इमरान से कहा, जरा ट्रेन से उतरकर मेरे साथ आ जाओ। इमरान ने बड़े एतमाद से पूछा, क्यों, क्या बात है? मैंने कौन सा जुर्म किया है? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, बाबू मैंने तुम्हें कह दिया है कि मेरे साथ आ जाओ, बस आ जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरन अपने सिपाहियों की मदद लेनी पड़ेगी। इमरान समझ गया कि नागहानी मुसीबत नाजिल हो गई है। अब इस मुसीबत से बचाव की सिर्फ एक ही सूरत है कि उस इंस्पेक्टर की बात मान ली जाए और उसके बाद उसे कायल करने की कोशिश की जाए कि मैं एक बेजरर मुसाफिर हूँ, उन लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन इमरान भूल गया था कि वो अपने आप को हिंदू जाहिर करके खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा चला चुका है और इस भयानक गलती का खमियाजा उसे चंद मिनट के बाद ही भुगतना पड़ेगा। उसने किसी कदर रोब से कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, मगर आप लोग एक बेकसूर भारतीय बाशिंदे को नाहक परेशान कर रहे हैं।
मैं इसकी शिकायत इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से करूंगा। मेरा मामू बम्बई के अंग्रेजी अखबार का एडिटर है। पुलिस इंस्पेक्टर पर इमरान की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसको डिब्बे से उतारकर वेटिंग रूम में ले चलो। 2 सिपाहियों ने इमरान को बाजुओं से पकड़ा। इमरान ने बहुत गुस्सा जाहिर किया, मगर सिपाही उसे पकड़कर ट्रेन से उतारने के बाद सीधा 2nd क्लास वेटिंग रूम में ले गया। उस वक्त ट्रेन के इंजन ने सीटी दी और दूसरे लम्हे गाड़ी बुरहानपुर स्टेशन से आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी। कमांडो इमरान बड़ी हसरत के साथ ट्रेन की आवाज को सुनता रहा। 2nd क्लास वेटिंग रूम में 2 और पुलिस के सिपाही बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर को देखकर वो जल्दी से उठकर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर बैठते हुए सिपाहियों से कहा, ये बाबू कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे इस पर शक है। इसको बाथरूम में ले जाओ, इसका मुआयना करो कि ये हिंदू है कि मुसलमान। उस वक्त कमांडो इमरान का मजबूत दिल भी एक बार जोर से धड़क उठा। वो समझ गया कि खेल खत्म हो गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। सिपाही उसे लेकर बाथरूम में घुस गए। थोड़ी देर के बाद बाहर निकले तो एक सिपाही ने कहा, सर ये मुसलमान है, हिंदू नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर फौरन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने हुक्म दिया, इसको हथकड़ी लगा दो, जल्दी करो। इमरान के सामने अब एक ही रास्ता था कि वो किसी तरीके से फरार हो जाए, लेकिन फरार होने का कोई रास्ता नहीं था। उसे फौरन हथकड़ी लगा दी गई। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों से कहा, ये बड़ा खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है, खबरदार इसको बाहर गाड़ी में ले आओ। बाहर पुलिस की एक जीप खड़ी थी। सिपाही इमरान को लेकर जीप में बैठ गए। इमरान को उन्होंने अपने दरमियान बिठाया था। पुलिस इंस्पेक्टर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जीप स्टार्ट हुई और सड़क पर तेजी से रवाना हो गई। सड़क की बत्तियां रोशन थी। बुरहानपुर काफी बड़ा शहर था। सड़क ऊंची नीची थी। जीप एक बड़ी सड़क पर आ गई जहां दोनों जानिब बिल्डिंगें थीं जिनमें रोशनी हो रही थी। इमारतों के ऊपर नियॉन साइन की रोशनियां चमक चमक कर बुझ रही थी। इमरान 2 पुलिस वालों के दरमियान सैंडविच होकर बैठा हुआ था, बल्कि बिठाया गया था। उसे हथकड़ी भी लगी हुई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने शायद इस ख्याल से कि पाकिस्तानी जासूस भाग न जाए, अपना पिस्तौल निकालकर सामने डैशबोर्ड पर रख लिया। जीप शहर की जगमगाती हुई मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरती हुई पुलिस स्टेशन की बड़ी इमारत के अहाते में दाखिल हो गई। इमरान को उसी वक्त हवालात में बंद कर दिया गया। उसकी हथकड़ी उतार दी गई थी। हवालात के सलाखों वाले बंद दरवाजे के बाहर एक मुसल्ला संतरी पहरे पर खड़ा हो गया था। हवालात में सिर्फ इमरान ही था और कोई मुजरिम वगैरह नहीं था। इमरान नीम रोशन हवालात के फर्श पर सर झुकाए खामोश बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि किस तरह से एकदम से सूरत हाल का सारा नक्शा ही बदल गया है। वो कहाँ जा रहा था और कहाँ पहुँच गया है। उसके साथ अब जो कुछ होने वाला था और उस पर जो कुछ गुजरने वाली थी, उसका उसे बखूबी इल्म था। उस पर अजियतनाक तशद्दुद का सिलसिला शुरू होने वाला था। और वही सवाल कि तुम्हें किसने भारत में भेजा है, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ पर हैं और तुम किस मिशन पर भारत आए हो वगैरह। इमरान को सोचने की जरूरत ही नहीं थी। वो जानता था कि उसे क्या मौकिफ इख्तियार करना है। यही कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं इंडियन फिल्में देखने और बम्बई की फिल्मी हीरोइंस को देखने के शौक में पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गया था और अब वापस अमृतसर जा रहा था ताकि किसी जगह से बॉर्डर पार करके वापस अपने घर पहुंच जाऊं। बस इसी मौकिफ पर कायम रहना है, चाहे उसके सारे जिस्म को अंगारों से जला दिया जाए। एक सिपाही तेज तेज कदम उठाता हवालात की तरफ आया। उसके हाथ में हथकड़ी थी। वो दरवाजा खुलवा कर अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने इमरान को हथकड़ी डाल दी और अपने साथ चलाता थाने के एक छोटे से कमरे में ले गया जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। सिर्फ कोने में एक कुर्सी थी। सिपाही ने हथकड़ी की जंजीर कुर्सी की एक टांग के साथ बांधी और कमरे से निकल गया। उसके जाने के 1-2 मिनट के बाद कमरे में 2 मुसल्ला सिपाही और 2 पुलिस अफसर दाखिल हुए। एक सिविलियन लिबास में था और दूसरे ने पुलिस अफसर की वर्दी पहन रखी थी। एक सिपाही अपने साथ एक कुर्सी भी लाया था। उसने कुर्सी रख दी। पुलिस अफसर कुर्सी पर बैठ गया। इमरान फर्श पर बैठा हुआ था। ये पुलिस अफसर गहरे सांवले रंग का था और उसकी आंखें भेड़िए की आंखों की तरह जरा तिरछी थी और चमक रही थी। दोनों मुसल्ला सिपाही पुलिस अफसर के दाएं बाएं अटेंशन खड़े हो गए। पुलिस अफसर ने आगे को थोड़ा सा झुककर इमरान से पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? हमें मालूम हो चुका है कि तुम मुसलमान हो, अपना नाम बताओ। इमरान ने यूं ही कह दिया, अब्दुल रशीद। यही मेरा असली नाम है। पुलिस अफसर ने दूसरा सवाल किया, तुम किस मिशन पर इंडिया में आए थे? इमरान ने कहा, जनाब अगर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं तो क्या आप उस पर यकीन कर लेंगे? पुलिस अफसर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा और मैं पुलिस कमिश्नर को खास तौर पर कहकर तुम्हें रिहा करवा दूंगा। इमरान को मालूम था कि ये झूठ बोल रहा है और अब उसे भी झूठ बोलना था। ये जासूसी और पुछगिछ, ये सारा झूठ ही का कारोबार था।
कामयाबी सिर्फ उसे नसीब होती है जो इतना मुसलसल और एतमाद से झूठ बोले कि दूसरा उसे सच समझने लगे। पुलिस अफसर के साथ जो सिविलियन था उसने इमरान से कहा, हमें सब कुछ बता दो, फिर हम तुम्हें खुद बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान पहुंचा देंगे, हम पर विश्वास रखो। इमरान ने कहा, जनाब सच ये है कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब एक गांव का रहने वाला हूँ। मुझे इंडियन फिल्में देखने और इंडिया की फिल्म एक्ट्रेसों से मिलने का बेहद शौक था। बस इसी शौक की वजह से मैंने एक रात बॉर्डर क्रॉस किया और इंडिया में दाखिल हो गया। अमृतसर से मैं बम्बई पहुंच गया। बम्बई में फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाता रहा। हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित को देखा। मेरे पैसे खत्म हो गए, बस किराया ही रह गया। चुनाचे अब वापस जा रहा था कि एक बार फिर बॉर्डर क्रॉस करके अपने गांव पहुंच जाऊं। जनाब ये मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूं। दोनों पुलिस अफसरों ने एक दूसरे को देखा। पुलिस अफसर ने सिविलियन पुलिस अफसर को कहा, खन्ना जी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। पुलिस अफसर का नाम खन्ना था। उसने कहा, तो फिर इसे दूसरे कमरे में ले चलो, वहां ये अपने आप बोलने लगेगा। दूसरे कमरे में अजियत देने के वो तमाम आलात और चाकू छुरियां मौजूद थी जो एक आदमी के टुकड़े करने के लिए बहुत ज्यादा थी। छोटा सा कमरा था। दीवारों पर लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। दरमियान में लोहे का एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ था। साथ ही 2-4 स्टूल रखे थे। पुलिस ऑफिसर ने कमांडो इमरान को एक स्टूल पर बिठा दिया, खुद उसके सामने वाले स्टूल पर बैठ गया। उसने खन्ना जी से कहा, खन्ना जी, पांडे जी को जाकर फोन करें कि टॉर्चर इंचार्ज को फौरन भेज दे। सिविलियन कपड़ों वाला खन्ना उसी वक्त फोन करने चला गया। अब उस छोटे से कमरे में सिर्फ कमांडो इमरान और पुलिस ऑफिसर रह गया था। ये पुलिस ऑफिसर दुबला पतला सा था। उस तरफ के पुलिस वाले दुबले पतले और कमजोर होते हैं। कमांडो इमरान के अंदर एक बिजली सी चमक गई। उसने अपने आप से कहा, अभी या फिर कभी नहीं। कमांडो फजूल सोच विचार में वक्त जाया नहीं करते और वहां सोचने का वक्त भी नहीं था। इमरान इतनी जल्दी हथियार फेंकने वाला आदमी नहीं था। वो जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ने का कायल था। उसने ये तो देख लिया था कि उस दुबले पतले गहरे सांवले पुलिस ऑफिसर की बेल्ट में पिस्तौल लगा था। अब उसने कमरे की दीवारों का एक निगाह से जायजा लिया। दीवारों के ऊपर सिर्फ एक ही रोशनदान था जिस पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी। उस कमरे में लाने से पहले उन्होंने इमरान की हथकड़ी खोल दी थी। वो स्टूल पर पुलिस ऑफिसर के बिल्कुल बराबर और सामने बैठा हुआ था। सिविलियन पुलिस अफसर कमरे से बाहर जा चुका था। कमरा खाली था। इमरान अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं, बल्कि वो उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। कमरे का दरवाजा बंद था। पुलिस ऑफिसर इमरान की तरफ देखकर बड़ी मक्कारी से मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, मैं 3 पाकिस्तानी जासूस मार चुका हूँ। लगता है मेरे हाथों मरने वाले तुम चौथे हो। इमरान ने उसका जुमला आधा सुना आधा नहीं सुना। वो उसकी बेल्ट में लगे हुए पिस्तौल की तरफ देख रहा था। ये पिस्तौल भरा हुआ ही हो सकता था, सिर्फ उसका सेफ्टी कैच बंद किया हुआ था। पिस्तौल चमड़े के होल्स्टर में नहीं था, बेल्ट की हुक के साथ लगा हुआ था। और वही बात हुई, बस एक बिजली सी चमकी। कमांडो जब एक्शन करता है तो एक बिजली सी चमक जाती है और दूसरे आदमी को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो गया। बस वो चकाचौंध हो जाता है और उसे 1 सेकंड के लिए ना कुछ नजर आता है और ना कुछ महसूस होता है। बिजली की चमक की तरह के एक्शन के बाद पुलिस ऑफिसर अपने स्टूल के आगे फर्श पर मुंह के बल गिरा पड़ा था और इमरान उसका पिस्तौल हाथ में लिए दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच खोल दिया था। कमांडो इमरान ने 1 सेकंड के अंदर अंदर अपनी जान दांव पर लगा दी। दुश्मन की कैद में रहकर मरना तो उसे था ही, मगर वो दुश्मन को ये इजाजत नहीं देना चाहता था कि वो उसे तड़पा तड़पा कर और अजियतें देकर मारे। वो बहादुर आदमियों की तरह दुश्मन को मार कर मरना चाहता था और ऐसा उसने कर दिया था। एक दुश्मन की गर्दन तोड़कर उसने उसे मार दिया था। अब वो खुद मरने के लिए तैयार था, मगर एक बार जिंदगी को बचाने और वहां से फरार की पूरी कोशिश जरूर करना चाहता था। जितना वक्त हमने यानी अज़्म हिम्मत की इस दास्तान के बयान करने वाले ने इमरान के कमांडो एक्शन को बयान करने में सर्फ किया है, एक्शन में उसका चौथा हिस्सा भी सर्फ नहीं हुआ था। इमरान ने जरा सा दरवाजा खोल कर देखा। आगे कमरों के दरमियान छोटी सी राहदारी थी। इमरान को मालूम था कि पीछे की जानिब पुलिस ऑफिसर का दफ्तर और हवालात हैं। सामने बाएं जानिब राहदारी थी, वहां कुछ भी हो सकता था। बस इमरान अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। पिस्तौल वाला हाथ उसने जेब में डाल दिया था, सर झुका लिया था और ऐसे चल रहा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे वो पुलिस स्टेशन का कोई क्लर्क वगैरह है और एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा रहा है। 10-12 कदम चलने के बाद बरामदा आ गया। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी, कोने में एक बल्ब जल रहा था। आगे बरामदे की सीढ़ियां थी। इमरान जल्दी से सीढ़ियां उतर गया। सामने पुलिस स्टेशन के छोटा सा अहाता था, जहां सामने एक छोटे से दरवाजे के ऊपर एक बल्ब रोशन था। ये दरवाजा पुलिस स्टेशन के अकबी अहाते की दीवार में से निकाला गया था। छोटा सा दरवाजा था, सिर्फ एक आदमी ही गुजर सकता था। इमरान तेजी के साथ दरवाजे में से निकल गया।
दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।